प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो फिजिक्स इनसाइडर प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी। और इस न्यू बुक को लेकर के हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 का आर्टिकल नंबर 2.6 जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल नंबर 2.5 पढ़ा था जिसका नाम था मोशन अंडर ग्रेविटी। वो आर्टिकल समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि उसके समझे बगैर प्रोजेक्टाइल मोशन को समझना काफी मुश्किल है। एक्चुअली वो आर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन की बेस है। जब तक आपको वो वाला आर्टिकल नहीं आता होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो मेन कंसेप्ट है उस पर ग्रिप हासिल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो वाला लेक्चर सुन लीजिए ताकि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन वाला लेक्चर अच्छे से समझ आ सके। उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको इजीली असेस कर सकते हैं। ऐसी कौन सी ट्रिक है कि आप जब भी बॉल को फेंकें तो वो हमेशा बास्केट में ही जाकर गिरे, या फिर बैट को घुमाएं तो हर बार चौका या छक्का ही लगे, या फिर अगर आप कागज का जहाज बनाकर फेंकें तो बहुत दूर जाकर गिरे या बहुत ऊंचा जाए? वो सारी ट्रिक्स आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जी हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर समझने के बाद आप इन सब क्वेश्चंस का आंसर दे सकेंगे कि वो कौन सी ट्रिक है जिसको यूज करके आप बॉल को बास्केट में फेंकेंगे, वो कौन सी ट्रिक है जिससे आप जहाज को उड़ाएंगे तो बहुत दूर जाकर गिरेगा, या फिर आप बैट को घुमाएंगे तो हर बार छक्का या चौका ही लगेगा। आखिर प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है? मोशन तो आपको पता है कि जब किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम ये कहते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। बट प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब है? देखिए, अगर आप किसी भी बॉडी को, लेट से ये बॉल है, इसको प्रोजेक्ट करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, यानी आप कोई इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह से मैं इस बॉल को यूं फेंकता हूं यहां से यूं, तो क्या होगा कि ये बॉल यूं जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। यानी आपने उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की है, किसी जगह पर किसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है। अब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये एक्चुअली 2 डायमेंशनल मोशन है। भाई इसका क्या मतलब है? 2 डायमेंशन क्या चीज है? देखिए, यहां पर अगर मैं कंसिडर करूं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है? जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक बंदा यहां पर खड़ा हुआ है, वो इस बॉल को फेंकता है, प्रोजेक्ट करता है किस तरीके से, यहां से फेंकता है तो बॉल किस तरह से जाएगी? यूं जाएगी और यूं आएगी। अब देखिए, इस बॉल ने एक्स वाई प्लेन में मूव किया है। बॉल का मोशन यूं यूं तो नहीं हुआ, इस तरह तो नहीं हुआ कि यूं भी जाए साथ यूं 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 करती यूं जाए, ऐसे तो नहीं हुआ। बॉल ने सीधा यहां से शुरू किया है मूव करना और यहां तक मूव किया और यहां से आकर ग्राउंड को हिट किया है। अब क्या हुआ है कि ये मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है, यानी जेड में इसका कोई पार्ट नहीं है, जस्ट एक्स और वाई में है। इट्स मीन जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये 2 डायमेंशनल मोशन है। अब देखिए, यहां पर अगर मैं ये बॉल फेंकता हूं इस तरह से तो किस तरह से बॉल आगे जाएगी? कुछ ड्रा करके जरा एग्जांपल लेते हैं। यहां पर लेट से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब क्या करना है? आपने बॉल को यहां से प्रोजेक्ट करना है। आपने बॉल फेंकी, बॉल ने इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, आगे की तरफ। अब क्या होगा? बॉल आगे की तरफ मूव करना चाहती है। यहां पर अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until no net force act on it। यानी जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी, जो बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। अब देखिए, यहां पर अगर एयर रेजिस्टेंस को हम निकाल दें, फिलहाल हम ग्रेविटी को कंसिडर नहीं कर रहे, तो बॉल क्या करेगी? बॉल आगे मूव करना चाहती है। आगे क्यों मूव करना चाहती है? ड्यू टू इनर्शिया। देखिए, इनर्शिया क्या चीज है? अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी अपनी फुल स्पीड से चल रही है, यकदम ब्रेक लगती है तो आपको एक झटका लगता है। वो क्यों लगता है? ड्यू टू इनर्शिया। क्योंकि हर मूविंग बॉडी रेजिस्ट करती है चेंज इन मोशन को। यानी कोई भी बॉडी लेट से अगर इस तरह से मूव कर रही है, उसके मोशन में कोई चेंज आता है तो इनर्शिया की वजह से बॉडी उस चेंज को रेजिस्ट करेगी। अब यहां पर भी कुछ इसी तरह का केस है। ये बॉल आगे मूव करना चाहती है ड्यू टू इनर्शिया। जब ये आगे जाएगी तो चेंज इन मोशन को क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी।
अगर यहां पर एयर रेजिस्टेंस ना हो और कोई और फोर्स ना हो तो ये बॉल जब आप यहां से प्रोजेक्ट करेगी तो हमेशा आगे मूव करती जाएगी, कभी भी नहीं रुकेगी। बट जो रियल सिचुएशन है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें एयर रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट होती है। जब बॉल आगे जाएगी, यहां से लेट से इसने मूव करना स्टार्ट किया तो बॉल कुछ इस पॉइंट पर आई है। अब क्या होगा, यहां से नीचे ग्रेविटी भी तो एक्ट कर रही है। जब बॉल यहां से मूव करेगी कुछ आगे आएगी, आगे फिर ग्रेविटी इसको नीचे भी तो खींचेगी, ड्यू टू इनर्शिया ये आगे भी जाएगा और फिर ड्यू टू ग्रेविटी नीचे भी आएगा। अब इनर्शिया की वजह से ये आगे जा रहा है और ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, फिर इनर्शिया की वजह से थोड़ा और आगे जाएगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा। यहां पर नीचे आते आते ये ग्राउंड को आकर स्ट्राइक कर देगा। तो जो आपको पाथ मिलेगा वो कुछ कर्व्ड पाथ मिलेगा इस तरह का। ये देखिए यहां पर कुछ इस तरह का आपको पाथ मिल रहा है। अब यहां पर आपने ये चीज तो ऑब्जर्व कर ली कि जो बॉडी का मोशन है, ये इस बॉल का जो मोशन है वो 2 डायमेंशनल मोशन है। जेड में यहां पर इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, सीधा सीधा इस प्लेन में सारा मोशन है, यानी एक्स वाई प्लेन में। तो ये कौन सा मोशन हुआ, 2 डायमेंशनल मोशन। यहां से फिर प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए ग्रेविटी इस पर एक्ट कर रही है जिसकी वजह से ये नीचे आ रहा था, इनर्शिया की वजह से ये बॉडी आगे जा रही थी, यानी यहां पर ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है और इनर्शिया की वजह से बॉडी क्या कर रही है, फॉरवर्ड भी मूव कर रही है। अब आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो जस्ट इतना लिखता है कि इट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्चुअली यहां पर इनर्शिया भी है जिसकी वजह से बॉडी आगे मूव कर रही है, लेकिन क्योंकि बुक में जस्ट उसने ग्रेविटी का जिक्र किया तो हम भी डेफिनेशन इसी तरह से लिखेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन है अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां पर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की वही डेफिनेशन लिख दी है, 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिस तरह अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सारा यहां पर डायग्राम बना के, यानी ये एक 2 डायमेंशनल मोशन है अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, ए फुटबॉल किक्ड ऑफ बाय अ प्लेयर। देखिए एक फुटबॉल है जिसको एक प्लेयर किक करता है, किस तरह से, लेट्स से यहां पर ये एक फुटबॉल है, कुछ इस पैटर्न पर मैं इसको एक फुटबॉल कंसिडर करता हूं। ये यहां पर लेट से ये एक फुटबॉल है, इसको एक प्लेयर किक ऑफ करता है, यहां से लेट से कुछ इस तरह से वो अपना पांव रखता है और इसको क्या करता है, किक ऑफ करता है। अब क्या होगा, यहां से उसने किक ऑफ किया भाई, तो यहां से ये जाएगा इस तरह से कुछ और कुछ इस तरह से आएगा। देखें अब ये इस तरह आगे गया है, फिर यहां से नीचे ग्राउंड तक वापस आ गया है, और हमने क्या लिखा था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या मतलब है। तो यहां पर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अ बॉल थ्रोन बाय अ क्रिकेटर, देखिए एक क्रिकेटर है वो बॉल को थ्रो करता है तो वो भी कुछ इसी पैटर्न पर जाएगी। लेट्स से यहां पर ये बॉल है तो इसको अगर क्रिकेटर थ्रो करता है तो वो भी कुछ इसी पैटर्न को फॉलो करेगी, कुछ इस तरह से नीचे आएगी। तो यहां पर ये जो पाथ है ये इसको हम क्या कहते हैं, ये चीज, ये जो पाथ, इस चीज को हम कहते हैं पैराबोला। यहां पर ये जो बेंड हुआ हुआ पाथ है इसको क्या कहते हैं, पैराबोला, और इसी को हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी प्रोजेक्टाइल ने जो पाथ फॉलो किया उसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या है, पैराबोला है। इसको हम आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे। अ मिसाइल फायर फ्रॉम अ लॉन्चिंग पैड, आपने कई वीडियोस मूवीज वगैरह में ऑब्जर्व किया होगा कि जब किसी भी मिसाइल को फायर किया जाता है लॉन्चिंग पैड से, किस तरह से, यहां पर लेट से ये एक लॉन्चिंग पैड है जिससे ये मिसाइल फायर हो रहा है, लेट से कुछ इस पैटर्न पर। अब मिसाइल क्या पाथ फॉलो करेगा, मिसाइल भी कुछ इस तरह से ही जाएगा और जो उसका टारगेट है, लेट से यहां पर ये उसका टारगेट है, इस पर जाके क्या करेगा, हिट कर जाएगा। इसने जो पाथ फॉलो किया है वो भी इसी पैटर्न का है, देखिए इस तरह से। ये पाथ क्या है, पैराबोला है, और जो मोशन है वो क्या है, 2 डायमेंशनल है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये भी क्या है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो यहां से आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन भी समझ आ चुकी है और एग्जांपल भी समझ आ चुकी हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहां पर अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उस डायग्राम को थोड़ा सा नीट करके बना दिया है। अब इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यहां से ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया है। लेट से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, किसी बॉल को थ्रो करते हैं और बॉल आपके हैंड से लीव करती है पॉइंट ए पर। यही लिखा है, कंसिडर द मोशन ऑफ ए बॉडी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। जरा इस हाइट से इसको थ्रो किया गया, कुछ हाइट से, विद वेलोसिटी vx। अब यहां पर देखें, जब आपने बॉल को थ्रो किया है
तो ऑब्वियसली आपने उसको कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, तो यही जिक्र हो रहा है कि विद वेलोसिटी vx का मतलब है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस। यहां पर हमने ये प्रेजेंट किया है कि यहां से जब आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है तो आपने उसको कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है जिसको हम क्या कह रहे हैं vx। अब अगर कोई भी फोर्स उस पर एक्ट ना कर रही हो और एयर रेजिस्टेंस भी ना हो, तो मैंने आपको बताया था कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही आगे मूव करता जाएगा, बट रियली ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिकली ऐसे क्यों नहीं होता? क्योंकि उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी एक्ट कर रही होती है। जब ऑब्जेक्ट आगे मूव करना चाह रहा होता है तो नीचे उसको एक फोर्स खींच रही होती है, तो इस तरह फिर वो आगे भी मूव करता है और नीचे भी मूव करता है। इसी वजह से हमने लिखा है द बॉडी मूव्स फॉरवर्ड एज वेल एज फॉल्स डाउनवर्ड अंटिल इट स्ट्राइक समथिंग सच एज ग्राउंड। बॉडी आगे भी मूव करती है और डाउनवर्ड भी मूव करती है नीचे की तरफ, जब तक वो किसी चीज के साथ स्ट्राइक नहीं करती या ग्राउंड को टच नहीं करती। अब मैंने आपको बताया था कि बॉडी आगे की तरफ क्यों मूव करती है, ड्यू टू इनर्शिया। नीचे की तरफ क्यों फॉल करती है, ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखें, न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब तक बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट कर रही हो तो बॉडी आगे ही मूव करती जाएगी, वो कभी भी स्टॉप नहीं हो सकती। और जब बॉडी मूव कर रही है तो ऑब्वियसली जब उसकी मोशन में कोई चेंज आएगा तो उसको रेजिस्ट करेगी, जिसे हम इनर्शिया कहते हैं। तो सेम केस यहां पर भी है। यहां पर अगर एयर रेजिस्टेंस को आप नेग्लेक्ट कर दें और ग्रेविटी को भी फिलहाल के लिए नेग्लेक्ट करें तो ये क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा और जो भी इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा उसको ये रेजिस्ट करेगा, और उसी चीज को हम कह रहे हैं इनर्शिया। यही वजह है कि हमने ये कहा है कि बॉडी आगे की तरफ क्यों मूव कर रही है, ड्यू टू इनर्शिया। अब नीचे की तरफ भी एक फोर्स है जो कि वाई के अलोंग एक्ट कर रही है, वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है और उसको नीचे की तरफ खींच रही है। ड्यू टू इनर्शिया ये आगे तो मूव करेगा, बट क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है जो उसको नीचे खींच रही है, इसकी वजह से ये नीचे भी आना स्टार्ट हो जाएगा और यहां से वी वाई वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जो है वो नीचे की तरफ हो जाएगा। देखें, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आगे की तरफ तो मूव कर रहा है, अब नीचे की तरफ भी एक फोर्स एक्ट कर रही है ग्रेविटी, इसकी वजह से वाई कंपोनेंट नीचे की तरफ आ गए। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट नीचे की तरफ, एक्स कंपोनेंट इस तरफ, एक्स कंपोनेंट इस तरफ, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट नीचे की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एज नो फोर्स एक्ट्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब जब आपने उसको प्रोजेक्ट करके छोड़ा है तो एक्स एक्सिस के अलोंग उस पर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही। यही वजह हमने लिखा है कि एज नो फोर्स एक्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं है तो इसलिए एक्स एक्सिस के अलोंग जो बॉडी का मोशन होगा वो टोटली इनर्शिया की वजह से होगा और जो वर्टिकल मोशन होगा ये ड्यू टू ग्रेविटी होगा। देखें, जब एक्स के अलोंग कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही तो इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है एक्स के अलोंग वो क्या होगी, जीरो होगी। ये हमने लिखा है, सो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो, क्योंकि F इज इक्वल टू ma होता है। अगर F को जीरो पुट कर दे तो a तो ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा। ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जाहिर है, अभी मैंने आपको बताया है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जब कोई फोर्स नहीं है तो जस्ट एक ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है जो कि अलोंग दी वाई डायरेक्शन कर रही है। सो द बॉडी हैज वर्टिकल एक्सेलरेशन इक्वल टू g। मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल करती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यही वर्टिकल एक्सेलरेशन है क्योंकि ग्रेविटी जो है वर्टिकली एक्ट कर रही है, इससे हम लिखा कि वर्टिकल एक्सेलरेशन इक्वल टू g। द बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ज़ाहिर है, जब हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, और हमने क्योंकि लिखा है एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो होने का क्या मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो है। जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो इसका क्या मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है एक्स के अलोंग। ये हमने लिखा है कि द बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन। तो यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन के ये दो कंक्लूजन है बेसिकली कि हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, वर्टिकली जस्ट फोर्स एक्ट कर रही है जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। जब हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही तो इसका मतलब है कि जो बॉडी मूव करेगी हॉरिजॉन्टली वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और वर्टिकली एक फोर्स एक्ट करेगी जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और इससे हम कह रहे हैं कि वहां पर कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन होगी। अब यहां पर नेक्स्ट हेडिंग आपने लगानी है ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर यही वाले नोट्स बनाने हैं जो बोर्ड पर लिखवा रहे हैं, तो जी बिल्कुल आपने यही वाले नोट्स बनाने हैं। लेक्चर के स्टार्ट से एंड तक मैं जितने नोट्स आपको बनवाता हूं ये आपने एक प्रॉपर रजिस्टर बनाना है, उस पर आपने प्रॉपर सारे नोट्स लिखने हैं और इसी पैटर्न पर आपने पेपर में लिख के आना है जो कुछ मैं यहाँ पर लिखवाता हूँ, तभी आप बहुत ही अच्छे और मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर आप वर्डिंग थोड़ी सी चेंज कर देते हैं नोट्स में, या फिर ये कहते हैं कि सर बुक में थोड़ा और लिखा हुआ है आपने थोड़ा और लिखवाया हुआ है। तो भाई प्रॉपर बुक के टेक्स्ट को ही अरेंज्ड फॉर्म में यहाँ पर मैं लिखता हूँ ताकि आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन आए उसको आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें।
और इसी पैटर्न पे अगर आप पेपर में लिखकर आएंगे फिर आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये भी प्रॉपरली आपकी बुक में लिखा हुआ, उसको जस्ट एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल जैसे अभी मैंने आपको बताया है, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल। देखिए यहां पर प्रोजेक्टाइल क्या चीज है, जो भी चीज अगर आपने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है वो उस वक्त क्या होगी, प्रोजेक्टाइल। कोई मिसाइल लॉन्च किया है मिसाइल लॉन्चर से या लॉन्चिंग पैड से, तो वो मिसाइल क्या होगा, उस वक्त प्रोजेक्टाइल के तौर पर एक्ट कर रहा होगा। वो क्या करेगा, इस तरह का कुछ पाथ फॉलो करेगा, और ये जो पाथ उसने फॉलो किया उसको हम क्या कहेंगे, ट्रेजेक्ट्री। और ये क्या है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है यूजुअली पैराबोला होती है। देखिए इस तरह का जो पाथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैराबोला। ये आपने ऑलरेडी मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि पैराबोला इस तरह का पाथ होता है। अब हमने क्या करना है, यहां पर ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल को फाइंड करना है। जाहिर है आपकी बुक में भी इसको फाइंड किया हुआ उसने, तो यहां पर हमने भी फाइंड करना है ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल को। तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने ये कहा था कि जो प्रोजेक्टाइल है वो अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मूव करता है, तो हम वही वाली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ी थी। यानी यहां पर ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। एक तो हमने ये कहा था कि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और यहां पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, जी है, इसलिए यहां पर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर यहां पर अब इक्वेशंस ऑफ मोशन किस तरह से अप्लाई करेंगे और कौन से अप्लाई करेंगे। देखिए ट्रेजेक्ट्री क्या है, पाथ है, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, कुछ डिस्टेंस कवर्ड है, तो इसके लिए कौन सी इक्वेशन वेल सूटेड होगी। जाहिर है S इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल सी बात है, उसी को हम यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, द पैथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, द पैथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैन बी डिटरमिन्ड बाय फॉलोइंग इक्वेशंस, कैन बी डिटरमिन्ड by following equations। अब यहां पर देखें तो मोशन अलोंग दी एक्स एक्सिस भी है, यानी आगे भी मूव कर रहा है और वर्टिकली भी मूव कर रहा है। तो ऑब्वियसली फिर हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर दोनों पाथ्स के लिए सेपरेट सेपरेट लिखेंगे। एक्स के अलोंग जो उसका मोशन है उसके लिए सेपरेट होगी इक्वेशन, और वाई के अलोंग जो मोशन है उसके लिए सेपरेट होगी। तो इक्वेशन क्या थी, S इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको हम अब किस फॉर्म में लिखेंगे, S की जगह पर x लिखेंगे, क्योंकि उसने डिस्टेंस क्या कवर किया है x के अलोंग x, और y के अलोंग क्या किया है y। तो x इज इक्वल टू वी आई टी, वी आई अलोंग दी x एक्सिस। देखिए हम x एक्सिस के लिए लिख रहे हैं, वी आई एक्स हो जाएगा t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। अब एक्सेलरेशन अलोंग दी x एक्सिस होगी, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन अलोंग दी x एक्सिस, और साथ क्या आएगा टी स्क्वायर, एंड y इज इक्वल टू, अब y के लिए लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जहां जहां पर x है वहां पर y आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा वी आई वाई, यानी वेलोसिटी अलोंग दी y एक्सिस इनटू t प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग दी y इनटू टी स्क्वायर। अब जब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाई थी तो वहां पर कुछ चीजें बताई थी, वी आई एक्स, ए एक्स, वी आई वाई और ए वाई के बारे में। देखें वेलोसिटी अलोंग दी एक्स एक्सिस, ये क्या है, यहां पर जब आपने प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंका है यानी प्रोजेक्ट किया है उसको, तो इनिशियली वहां पर वेलोसिटी क्या थी, वी एक्स। तो क्या लिखेंगे, सिंस वी आई एक्स इज इक्वल टू वी एक्स, कॉमा ए एक्स अब किसके इक्वल हो जाएगा। देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होगी, अभी जब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताया था तो वहां पर ये बताया था क्योंकि एक्स के अलोंग कोई फोर्स नहीं है कर रही, बस जस्ट आपने एक मर्तबा उसको इनिशियल वेलोसिटी देकर छोड़ दिया है, अब बॉडी फ्री है, एक्स के अलोंग कोई फोर्स नहीं है कर रही, इसलिए जो एक्सेलरेशन अलोंग दी एक्स एक्सिस होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। देन वी आई वाई किसकी इक्वल होगा, वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई वाई। इसका एक्चुअली मतलब क्या है, देखें इनिशियल वेलोसिटी अलोंग दी वाई एक्सिस, जब आपने प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंका है तो उस वक्त आपने तो एक्स डायरेक्शन में उसको थ्रो किया है, इट्स मीन इनिशियली वेलोसिटी का कोई वाई कंपोनेंट नहीं है, तो वी आई वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ए वाई क्या होगा, ए वाई इज इक्वल टू एक्सेलरेशन अलोंग दी वाई एक्सिस, तो क्या है, एक ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ए वाई किस इक्वल हो जाएगा, जी के इक्वल हो जाएगा। अब फिर ये इक्वेशंस आपके पास क्या बन जाएंगी, x इज इक्वल टू वी आई एक्स की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, यहां पर बल्कि लिखेंगे सो
x इज इक्वल टू वी आई एक्स की जगह पर आप क्या लिखेंगे वी एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स की जगह पर 0 है तो 0 पुट कर दे 0 इंटू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी आई वाई किसकी इक्वल है 0 की इक्वल है तो 0 इंटू टी हो जाएगा प्लस हाफ ऑफ ए वाई किसकी इक्वल है g की इक्वल है और साथ में क्या आ जाएगा टी स्क्वायर देन x इज इक्वल टू वी एक्स टी एंड y इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। इक्वेशन 1 क्या रिप्रेजेंट कर रही है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को, तो आप क्या लिखेंगे इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 क्या रिप्रेजेंट कर रही है रिप्रेजेंट्स वर्टिकल डिस्टेंस, क्योंकि ये y को रिप्रेजेंट कर रही है। इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट्स वर्टिकल डिस्टेंस। तो यहां से आपको ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल के बारे में पता चल चुका है कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल एक्चुअली क्या है, एक पैराबोला है, क्योंकि मोशन प्रोजेक्टाइल का अलोंग दी एक्स एक्सिस भी था और अलोंग दी वाई एक्सिस भी था। तो इसलिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करेंगे, एक्स के लिए सेपरेट करेंगे, वाई के लिए सेपरेट करेंगे। सेपरेट क्यों करेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और वाई के अलोंग मूव कर रहा है। एक्स के अलोंग जो डिस्टेंस मूव किया है वो इस इक्वेशन से मिलेगा, वाई के अलोंग जो मूव किया है वो इससे मिलेगा। और अभी एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने आपको इस चीज के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया था, वो सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी है। तुम्हारे पास x इक्वल टू वी एक्स टी आ गया है और y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आ गया है। तो यहां से हमें क्या मिला कि इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट कर रही है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को और इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट कर रही है वर्टिकल डिस्टेंस को। अब आपने इस चीज को बिल्कुल इसी पैटर्न पर अपने नोट्स में लिखना है, साथ प्रॉपर नीट एंड क्लीन डायग्राम भी बनानी है। यहां तक अगर आपको समझ आ चुका है तो मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये जो ए वाई था एक्सेलरेशन अलोंग दी वाई एक्सिस, इसको हमने पॉजिटिव जी क्यों लिया है, जरा कमेंट करके बताइए। कमेंट कर दिया पक्का। अब देखें हमने क्या पढ़ा था कि अगर बॉडी डाउनवर्ड फॉल कर रही होगी तो जी की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, और अगर अपवर्ड मूव कर रही होगी तो जी की वैल्यू नेगेटिव। यहां पे क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही थी इसलिए हमने ए वाई को क्या लिया पॉजिटिव जी लिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है पॉजिटिव। यहां पर अब जो नेक्स्ट चीज हमने डिस्कस करनी है प्रोजेक्टाइल मोशन को लेकर के वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम वीएफ कह रहे हैं। अब देखें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के एक्चुअली मतलब क्या है। हमने यहां से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, यानी यहां से उसको लॉन्च किया है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा, और ये इनिशियल वेलोसिटी है। एक्चुअली ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये वी वेक्टर है, यहां पर आप इसके ऊपर एरो भी डाल लें। यहां से इनिशियल वेलोसिटी वी आई है। अब इसने क्या किया है मूव करना स्टार्ट किया है और ये कुछ पाथ फॉलो कर रहा है। यहां पे किसी भी जगह पर अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ये किसी भी इंस्टेंस पर अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो वहां पर आप पॉइंट लगा लें, उस पर आप जो वेलोसिटी होगी उसको वी एफ कह दें और उस वेलोसिटी को आप फाइंड कर लें, वो क्या बन जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमने लिखा है फिलहाल सपोज ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी, कि प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया इनिशियल वेलोसिटी से जो कि वी आई है एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, जिसका एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ। यहां पर एक्चुअली ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये भी वेक्टर होगी, क्योंकि देखें इस इनिशियल वेलोसिटी का कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, कुछ वर्टिकल कंपोनेंट भी है, और ये जो फाइनल वेलोसिटी है इसका भी कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, कुछ वर्टिकल कंपोनेंट होगा। सो इट विल आल्सो बी अ वेक्टर। यहां पर हम मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे बल्कि ये दोनों क्या है वेक्टर्स हैं। अब देखें जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हमें वी एफ निकाल कर दे रही है डायरेक्टली। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, बट उसमें वी एफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वी आई निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वी आई चाहिए। निकालना तो हमने वी एफ है, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी को हम वी एफ कह रहे हैं, बट वी एफ निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वी आई निकालना पड़ेगा। तो वी आई क्या होगा भाई, लेट करते हैं। वी आई के हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे, क्योंकि ये एक वेक्टर है। अब किसी भी वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट निकालने का क्या तरीका है,
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर वाले लेक्चर में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था। किस तरह से किया था, लेट से यहाँ पर ये आपके पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये कोई भी वेक्टर है, इसको आप vi वेक्टर का ही नाम दे दें। तो यहाँ पर आप क्या करते थे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे। जो x के अलोंग कंपोनेंट होता था उसको हम क्या कहते थे, ax। यहाँ पर क्योंकि vi वेक्टर है तो x के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसको vix कहेंगे, और वो किसके इक्वल होगा, वहां पर a cos थीटा के इक्वल होता था x कंपोनेंट। यहाँ पर अगर थीटा एंगल बन रहा हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, vi cos थीटा हो जाएगा। और y कंपोनेंट क्या होगा, वहां पर a sin थीटा था, यहाँ पर vi sin थीटा हो जाएगा। तो वही चीज हम यहां पर लिख देते हैं, लेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये किसकी इक्वल होगा, vi x की इक्वल होगा, क्योंकि x कंपोनेंट है, और ये किसकी इक्वल होगा, vi cos थीटा के। अगर आपको ये चीज निकालने का नहीं पता तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर वाला लेक्चर सुन लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से cos थीटा, प्रॉपर इस डायग्राम से हमने ये सब कुछ डिटरमिन किया था। अब दूसरी चीज क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, तो क्या लिखेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू vi y, इसको आप कह देंगे तो ये क्या हो जाएगा, vi sin थीटा। जिस तरह ax इक्वल टू a cos थीटा होता था ना, इसी तरह vix vi cos थीटा हो गया। जिस तरह ay किसी इक्वल होता था a sin थीटा, किसी तरह vi y किसी इक्वल हो जाएगा vi sin थीटा के। अब यहां से इनिशियल वेलोसिटीज तो आपने डिटरमिन कर ली हैं। अब स्टेप आता है कि हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिटरमिन करनी है, जिसको हम vf कह रहे हैं। अब हमने डिटरमिन करना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको हम वेलोसिटी भी कह रहे हैं। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को हमने vi से रिप्रेजेंट किया था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किससे कर रहे हैं, vf से। तो यहां पर भी हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हम vf कह रहे हैं और vf हमें कहां से मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से डिटरमिन करना काफी आसान है। तो क्या लिखेंगे, vfx इज इक्वल टू, यानी आप क्या निकालेंगे, x कंपोनेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, vf इज इक्वल टू vi प्लस at हो जाता था। तो vi का भी x कंपोनेंट होगा, a का भी क्या होगा, x कंपोनेंट होगा। यहां पर ये ax भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या देखा था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। जब कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो एक्सेलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या हो जाएगी, वो भी जीरो हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस नो फोर्स is acting along the horizontal direction, क्योंकि horizontal direction के along कोई भी फोर्स नहीं एक्ट कर रही, since no force is acting along the horizontal direction so ax is equal to 0। जिस तरह अभी मैंने आपको पहले बताया था एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो यहां पर आप क्या करेंगे, ax को 0 पुट कर देंगे, तो पुट कर दीजिए, क्या बनेगा, vfx इज इक्वल टू vix प्लस 0 इंटू टी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, vfx इज इक्वल टू vix, और ये आपके पास किसकी इक्वल है, vix vi cos थीटा के। तो आप पुट कर दें, ये क्या बन जाएगा, vi cos थीटा। इसका मतलब ये है कि vfx और vix यानी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस और फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, या फिर आप कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द x डायरेक्शन और फाइनल वेलोसिटी अलोंग द x डायरेक्शन, दोनों क्या है, सेम है। तो बेटा हमने स्टार्ट में यही नहीं कहा था कि x डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहां से प्रूव भी हो गया, देखें फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम आ रही हैं x डायरेक्शन में, तो इसका क्या मतलब हुआ कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट हेडिंग आप क्या लगाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, यानी vfy यहां पर हम क्या करेंगे, डिटरमिन करेंगे। तो यहां पर भी आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, यहां पर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा था, तो यहां पर भी आप यही लिख लें, या फिर ये लिख लें कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज, यही लिख लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी at any instant
इज, वो कहां से मिलेगा, वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मिलेगा। वी एफ वाई है ना यहां पर, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए टी, और ए भी कौन सा होगा, वाई होगा। अब इस केस में भी आपको क्या क्या चाहिए, वी आई वाई चाहिए, वो आप यहां से उठाकर पुट करेंगे, वी आई साइन थीटा। ए वाई किसकी इक्वल होगा, देखें लेट से अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहां पर ले रहे हैं इस हाफ से पहले पहले, तो यहां पे देखें ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। अब यहां पे यूज हो रहे हैं ना साइन कन्वेंशंस, इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। तो यहां पे फिर आप क्या लिखेंगे, सिंस वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, जो कि हमने यहां पर लिखा हुआ है, एंड ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। माइनस जी क्यों होगा, क्योंकि यहां पर ये अपवर्ड मूव कर रहा था, डाउनवर्ड करता तो हम क्या लेते, प्लस जी। अपवर्ड मूव कर रहे हैं क्योंकि हमने यहां पर लिया है कुछ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिंस वी आई वाई इज इक्वल टू दिस एंड ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, कमसो अब क्या हो जाएगा, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई आप पुट कर दें यहां पर क्या है, वी आई साइन थीटा, वी आई साइन थीटा प्लस ए वाई को क्या पुट करेंगे, माइनस टी, तो माइनस टी यहां पे पुट कर दें इनटू टी। अब यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, ये वी एफ वाई इज इक्वल टू वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, माइनस जी इंटू टी। तो यहां पर हमने क्या किया है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल लिया है और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल लिया है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 तो पहले हम कह चुके हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे और इसको क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 4। अब देखें हमने निकालनी क्या थी, वी एफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी थी। जब कंपोनेंट्स आपके पास मौजूद हों तो आप वहां से वेक्टर कैसे बनाते हैं, ये भी मैंने आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के केस में बताया था। डिटर्मिनेशन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी यहां पर कंपोनेंट वी एफ एक्स भी दिया हुआ है, वी एफ वाई भी दिया हुआ है, यहां से आपने क्या निकालना है, यहां से आपने वी एफ निकालना है। तो वेक्टर की दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। तो उस आर्टिकल में भी हमने यही निकाला था, पहले मैग्नीट्यूड निकाला था फिर डायरेक्शन निकाली थी, जब हमने कहा था डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब यहां पर भी सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर डायरेक्शन निकालेंगे। तो चलिए वो फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमने क्या लगा दी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब मैग्नीट्यूड निकालना किस तरह से है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो अगर वो लेक्चर आपने अभी तक नहीं सुना, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो वाला लेक्चर लाजमी तौर पर सुन लें, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में फिर वो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, तो ये कंसेप्ट आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएंगे अगर वो वाला लेक्चर आपने सुना हुआ होगा। अब वहां पर क्योंकि वी आई की जगह पर ए वेक्टर हमने लिया हुआ था, किस तरह से था, यहां पर कुछ आपका वाई एक्सिस था, यहां पर एक्स एक्सिस था, ये आपने एक वेक्टर लिया हुआ था ए वेक्टर, यहां से आपने ये ड्रॉप किया हुआ था और यहां से ये यानी परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हुए थे। इस पॉइंट को आपने ओ पॉइंट कहा हुआ था। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमने क्या किया था कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसको हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं या फिर सिंपली ए से भी, वो किसी को आता था स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। वहां पर हमने क्या लिया था, ए, क्योंकि ए वेक्टर था। यहां पर क्या है, वी एफ वेक्टर है, हमने वी एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। अब हमने वेक्टर बनाना है वहां से, तो पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड का ये वाला फार्मूला होता है, तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज, एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट कौन सा, एट एनी इंस्टेंट टी लिख लें, एट एनी इंस्टेंट टी इज क्या बन जाएगा वो भाई, वी एफ इज इक्वल टू, वहां पर ए था, यहां पर हमने क्या लिया हुआ, वी एफ। वी एफ एक्स और वी एफ वाई हम ऑलरेडी डिटरमिन कर चुके हैं, क्योंकि वी एफ के दो ही कंपोनेंट्स थे, तो यहां पर भी हम वही करेंगे, क्या लिखेंगे, वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर, या फिर सिंपली आप इस तरह से भी लिख सकते हैं आर करके, वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो यहां से ही आपको क्या मिल चुका है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड निकाल लेने के बाद दूसरी चीज हमने क्या निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो हेडिंग क्या लगाएंगे, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी।
क्योंकि हमने निकालना क्या था, वी एफ वेक्टर निकालना था। वी एफ वेक्टर की दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। पहले हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब हम क्या निकाल रहे हैं, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी भाई? अब पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन हम निकालते कैसे थे। डायरेक्शन वहां पर हमने कैसे निकाली थी, ए वेक्टर के केस में हमने लिखा था टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स, यही चीज हमने लिखी थी। अब यहां पर थीटा एक्चुअली क्या है, ये तो इनिशियल वेलोसिटी के साथ थीटा बन रहा है। वी एफ क्या एंगल बना रहा है, क्योंकि यहां पर तो हम वी एफ ले रहे हैं, वी एफ वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना रहा है, यहां पे थीटा हो चुका है, तो उसको हम फाई कंसिडर कर लेते हैं। उसको क्या कंसिडर कर लेंगे, फाई। फाई को यूं लिखते हैं, एक गोल और ऊपर ये एक लाइन डाल लेते हैं, इसको हम पढ़ते हैं फाई। लेट रिजल्टेंट वेलोसिटी वी एफ मेक्स एन एंगल फाई विद हॉरिजॉन्टल, मेक्स एन एंगल, कौन सा एंगल बना रही है, फाई। फाई क्यों लिया है, क्योंकि थीटा ऑलरेडी यूज हो चुका है वी आई के साथ। अब वी एफ क्योंकि वी आई से एक सेपरेट चीज है, इसलिए उसके साथ एंगल हमें क्या लेना पड़ेगा, फाई। मेक्स एन एंगल फाई विद हॉरिजॉन्टल, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट फाई। हमने यहां पर ये बात की है कि हमने फाई लेना है। टेंजेंट फाई किसके इक्वल हो जाएगा, वहां पर ए वाई ओवर ए एक्स था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स, क्योंकि ए की जगह पर क्या है, वी एफ है, तो ए की जगह पर वी एफ लगाएं तो क्या बनाएंगे, वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। तो यहां से फाई निकाले, फाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, डायरेक्शन को, इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इधर सिंपल था, इधर आगे क्या हो जाएगा, इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स ऑफ वी एफ वाई डिवाइडेड बाय वी एफ एक्स। तो यहां से हमें क्या मिल गई है, ये डायरेक्शन मिल गई है। इसको आप इक्वेशन नंबर 6 का नाम देते हैं। यहां तक अब हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर ली है, उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया है और डायरेक्शन भी फाइंड कर लिया है, तो यही हमने फाइंड करना था। अब इस टॉपिक में से जो कुछ आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है, उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, गिव सम एग्जांपल्स, या फिर सिंपली कह सकते हैं कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, और ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप अपने नोट्स में भी जरूर लिखें। लॉन्ग क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, एक्सप्लेन, derive expression for the instantaneous velocity of a projectile thrown at an angle theta with horizontal। तो जो कुछ आज के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है वो सारे का सारा आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में लिख देना है, क्योंकि पहले प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करना है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है। जो एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन थी वो आपने लिखनी है, उसके बाद जो एक्सप्रेशन डिराइव करना है फॉर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये फाइनली दो एक्सप्रेशन है, एक ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन, यही आपसे पूछ रहा है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्योंकि वी एफ वेक्टर है, वेक्टर की दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यहां पर हमने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया और यहां पर डायरेक्शन फाइंड कर लिया है। आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनली अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। और फिजिक्स इनसाइड आउट को अपने क्लास फेलोज और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि फिजिक्स इनसाइड आउट को एक प्रॉपर स्टडी प्लेटफॉर्म बनाया जा सके और आपके लिए बहुत ही अच्छे इसी तरह के लेक्चर्स लाए जा सकें, जिनमें आपको सारे के सारे साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स भी बताई जा सकें और सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बताए जा सकें। फाइनली कमेंट करके बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।